लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि अब देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जी हां, वो मुद्दा जिस पर 2024 से लेकर अब तक लंबी राजनीति हुई और राहुल गांधी खास तौर पर विपक्ष में जितने तमाम नेता थे वो लगातार मांग कर रहे थे। न सिर्फ 2024 जब बल्कि जातिगत जनगणना का अगर इतिहास देखें तो सामाजिक न्याय से लेकर पिछले कई दशकों से इसकी मांग उठती रही है। आखिर क्यों अब तक इसको टाल के रखा गया, किन किन सरकारों ने यहां पर जातिगत जनगणना पर मोहर नहीं लगाई और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया है तो अब विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड है और आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, इस स्टैंड को ये जो एक तरीके से कल ऐलान किया गया कि जातिगत जनगणना देश में कराई जाएगी और जब जब जनसंख्या की गणना होगी तब उसके साथ इसको कराई जाएगी, आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बड़े दाव के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा फैसला है। इसको कई मायनों में आप महत्वपूर्ण समझ सकते हैं क्योंकि जातिगत जनगणना जब जुड़ जाती है तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा हो जाता है। मोहित, जनगणना की मैं बात करूं तो 2011 में इससे पहले जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई तो उसको भी होल्ड किया गया। अब ऐसे में जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो 1947 से पहले हुई थी जातिगत जनगणना। 1931 में ये जातिगत जनगणना हुई थी, यानी कि आजादी के बाद ये पहला ऐसा दौर आप देखेंगे जब जातिगत जनगणना होगी। हालांकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कल कहा है और आज शुरू हो जाएगी और परसों इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें करीब करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। खासकर चूंकि आपने कहा कि ये सियासी दाव, चूंकि बिहार में भी चुनाव है और आप देख रहे हैं कि लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से। बिहार में सर्वे भी हुआ, सर्वे जातिगत जनगणना का जरूर हुआ है, 2011 में भी सर्वे हुआ था, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इस बार जब सर्वे होगा, जब जातिगत जनगणना होगी तो उसमें समझ में आएगा कि किस जाति की, किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका सशक्तिकरण इससे बढ़ेगा, यानी कि उनको अवसर ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ना कि अगर हम देखें तो खास तौर पर 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आते हैं और वो रैलियों में अपने मन से कहते हैं कि मैं एक ओबीसी का बेटा हूं और ओबीसी समाज को लेकर वो बड़े वादे करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप फिलहाल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल देखेंगे तो 2024 से पहले और भी और 2024 के बाद भी उनका दावा रहा है कि सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्रियों को उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में जगह दी है। बड़ी बात यह है कि आखिर अब ये फैसला क्यों लिया गया और इस फैसले के बाद भविष्य में राजनीति कैसे बदलेगी। दरअसल जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको सामाजिक न्याय से जोड़कर तमाम जो आवाजें रही हैं उन्होंने हमेशा उठाते रहे हैं। दरअसल विपक्ष का और खास तौर पर जो लोग भी जातिगत जनगणना की मांग उठाते रहे हैं उनका कहना यही होता था कि जब भी आप किसी वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति या किसी समाज या किसी समूह के लिए योजनाएं बनाते हैं तो आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। और खास तौर पर तर्क ये दिया जाता है कि जब आप पशुओं की गणना कराते हैं, पक्षियों की गणना कराते हैं और हर एक चीज की गणना कराते हैं, उसके बाद उस पर पॉलिसी और तमाम योजनाओं का निर्माण करते हैं, तो इसी तरीके से तमाम जो जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं और खास तौर पर जो शोषित जातियां हैं उनका आप जातिगत जनगणना ही एक इलाज वो अपने तरीके से समझते हैं और इसी की मांग लगातार लंबे समय से उठाते रहे हैं। बड़ी बात ये भी है कि 2024 में जब चुनाव हुए तो उस समय जब लगा कि भाई विपक्ष जो है मजबूत हुआ और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जब रिजल्ट निकल कर सामने आया, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आधे से भी ज्यादा सीटें जीती उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर जो बड़ा मुद्दा निकल कर आया है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जो एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई थी, 2014 हो चाहे फिर 2017 का चुनाव हो और या फिर 2022 का, लेकिन वो 2024 में कहीं ना कहीं नाराजगी के तहत कुछ दूर चली गई। और इसका मेन मुद्दा ये रहा कि चाहे फिर वो 59,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला हो या फिर आरक्षण का आरोप जो तमाम विपक्ष ने लगाए और खास तौर पर जातिगत जनगणना की बात विपक्ष लगातार करता रहा, तो ऐसे में वो जातियां उनके साथ जाती हुई दिखी। और बड़ी बात यही है कि खास तौर पर अगर आप बिहार को देखें तो बिहार में इस वक्त चुनाव होने, इस साल के अंत में चुनाव होने और खास तौर पर बिहार में सामाजिक न्याय
और जाति की राजनीति काफी प्रभावी हमेशा से रही है। तो ऐसे में बिहार है, और जैसा कि आपने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना है इसमें लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। तो आप इस पूरे टाइम स्पेन को देखिए कि अगर जो कहा जा रहा है कि इस साल के बिहार चुनाव के ठीक पहले अगर इसकी जनगणना की शुरुआत होती है तो अगले 2026 तक जाएगी, और 26 के दिसंबर तक आप अंदाजा लगाइए कि हाँ। तब तक कंप्लीटेड आंकड़े आपके पास आ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि जातिगत जनगणना का मतलब क्या है, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, बड़े सरल और कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूं। जातिगत गणना का मतलब ही है कि देश में किस जाति के कितने लोग इस वक्त हैं, इनकी गिनती बाकायदा की जाएगी। इससे देश में क्या होगा कि जो जातियों के आंकड़े हैं वो स्पष्ट साफ साफ आ जाएंगे कि इस जाति के इतने लोगों की हिस्सेदारी देश में है, इस जाति के इतने लोग इस देश में हैं। ये पता जब चल जाएगा किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है देश में, जातिगत जनगणना पहले भी मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब आप देखेंगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है मोहित, और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके बाद बदलाव क्या नजर आएंगे, क्या बदलाव इससे हो सकते हैं, आपको क्या नजर आता है? देखिए, खास तौर पर ये एक शुरुआत है। अभी तक जो राजनीति के जो विश्लेषक जिन दो शब्दों का प्रयोग करते थे, मंडल और कमंडल की राजनीति। एक वक्त था जब इस देश में मंडल की राजनीति हावी रही, उसके तोड़ में कमंडल की राजनीति आई। फिर उसके बाद अब जो हाल ही में पिछले साल हमने 2022 में देखा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास और फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तब भी कहा गया कि क्या मंडल की राजनीति है और उसकी काट कैसे निकाली जाएगी। तो फिर माफ कीजिए, वो कमंडल की राजनीति और क्या इसकी काट निकाली जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि अब जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो खास तौर पर मंडल की जातियां और मंडल कमीशन को लेकर जोड़ा जाता है। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो अब तक जातिगत जो जनगणना होती थी, जनसंख्याओं की जो गणना होती थी, उसमें खास तौर पर सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना कराई जाती थी, क्योंकि संविधान के मुताबिक जो जनगणना इसलिए जरूरी होती थी क्योंकि तमाम वो सीटें जहां पर आरक्षण की जरूरत, जो सीटें आरक्षित की जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके लिए डाटा जरूरी होता है। इसलिए वो हर साल जो जनसंख्या की गिनती होती थी उसमें सर्वे तो होता था, वो सर्वे होता था, हाँ। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। लेकिन इसमें तमाम जातियों का अब तक नहीं हुआ था। और बड़ी बात ये भी थी कि इसमें जब 2011 में जनसंख्या की गणना हुई, उस वक्त जातिगत जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने वो आंकड़े जारी नहीं किए थे। और ये मुद्दा सबसे ज्यादा उस वक्त लोकसभा में 2010 के समय, यानी कि जनसंख्या की गणना के ठीक 1 साल पहले 2010 के समय, लालू यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव, इन जो पिछड़े वर्ग से आने वाले तमाम पार्टियां और नेता थे, उन्होंने खूब जोरों शोरों से उठाया था, जिसके बाद जनसंख्या और जातिगत जनगणना कराई गई। लेकिन आंकड़े कांग्रेस ने जारी नहीं किए। 2016 में जब 14 के बाद जब सरकार बदली, 2016 में भारत सरकार ने कहा कि वो जो जातिगत जनगणना 2011 में कराई गई उसमें कुछ खामियां हैं, इसलिए उनके आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। अब एक बात समझिए कि ये जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी, एक साथ ही दोनों चीजों को रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 में इससे पहले हुई थी, 21 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ, फिर किसी न किसी वजह से ये डिले होता रहा। बहुत कम शब्दों में अगर आप समझें तो इससे बदलाव हो सकते हैं। सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, खासकर कहते हैं ना कि पिछले पायदान पर, आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, तो जो कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, उनका जो फायदा है वो पिछड़ा वर्ग यानी कि वंचित वर्गों तक सटीक तरीके से पहुंचेगा, चूंकि आपको वो आंकड़ा पता हो। जैसे बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए आपको पता है कि इस घर में इतने लोग हैं, तो उस हिसाब से आप उन लोगों के लिए चीजों को प्लान कर सकते हैं। ये उसी तरीके से है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या इससे आरक्षण पर कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आएगा। ओबीसी पहले ही ओबीसी जो वो है वो अपने आप में कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा इसमें आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, हम उस पर भी संभावित चर्चा कर सकते हैं। जातिगत जनगणना अगर हुई तो ओबीसी को जो कोटा है आरक्षण का, उसको बढ़ाने की मांग उठ सकती है। आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों के लिए 2019 में आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण देने की बात कही थी, इसकी मांग की जा सकती है। इसकी मांग उसी के बाद आपने देखा होगा कि जातिगत जनगणना के आधार की बात होने लगी कि आर्थिक रूप से लोग जो कमजोर हैं, पहले आप जातिगत जनगणना कराइए और उसके बाद इन सब चीजों को फाइंड आउट कीजिए। इसके अलावा क्या होगा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी बात सामने आएगी,
क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार के पास 1931 के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि कोई आंकड़े आपके पास जातिगत जनगणना के नहीं है। दरअसल देखिए कि ये जो जब रिपोर्ट आई थी, जब आरक्षण की, अगर हम इस पूरी जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा लगभग जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है एक जुड़ा दूसरे हुआ से। है बिल्कुल। और इसमें खास बात ये भी है कि दरअसल जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, तब कहा गया कि पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग लगभग 50 से 52% के करीब है। लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, तब 27% आरक्षण दिया गया। तो वहां पर ये कहा गया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण किसी सूरत हाल में नहीं मिल सकता। किया जा सकता। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने वो ब्रैकेट को तोड़ा, यानी कि जब 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जब आरक्षण दिया, तो वो 50% की जो सीमा थी उसको वो अलग हो गई। तब ये मांग और उठने लगी कि आखिर पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, उनको उतनी हिस्सेदारी जाए। और यही बात राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में करते रहे कि आखिर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जितनी आपने सुना भी होगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, ये अक्सर एक नारा हम सियासत में सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ये, और खास तौर पर ये नारा भी विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार से ही निकला है। और जहां पर बाबू जगदेव प्रसाद का ये नारा था कि 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तमाम नेता और तमाम राजनीति जो है बिहार से ही निकली। और अभी बिहार में ही मोहित, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि डेडलाइन तय कीजिए। आपने कह तो दिया, लेकिन डेडलाइन तय कीजिए। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर सितंबर में ये इसका शुरुआत होती है, तो एक तो बिहार के चुनाव पे फर्क पड़ेगा, और जब ये 2026 में कंप्लीट होगी तो उसके जस्ट 3 महीने बाद यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे। यही 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर जाति की राजनीति के मामले में। क्योंकि चाहे 2017 हो चाहे 22 हो, 2017 में जब बीजेपी ने एक पिछड़ों को उम्मीद दी कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कहा कि पिछड़ों की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा, तो पूरी पिछड़ी जातियां जो कि समाजवादी पार्टी से नाराज थी, वो जाके गोलबंद हो गई भारतीय जनता पार्टी से। उस वक्त उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब वही बात है कि 10 साल के बाद कई जातियों में नाराजगी है, और इसीलिए वो दूर हो रही हैं। और इसी के काट के तौर पर अब जो है जातिगत जनगणना की बात कही गई है। लेकिन बात इतनी तय है कि जातिगत जनगणना होने के बाद और आंकड़े सामने आने के बाद ये बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि ये जातिगत जनगणना कराएं आप, और उसके बाद भागीदारी भी सुनिश्चित करें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, देखिए मैंने यही कहा कि जब जातिगत जनगणना होगी और जनगणना होगी, उसके आधार पर जब आपके पास आंकड़े होंगे, तो जो भी सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अभी बहुत पिछड़ा वर्ग है, तो उन तक वो उन चीजों का लाभ पहुंचाने में आपको मदद मिलेगी, आपको थोड़ी आसानी होगी, वो आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। अब सवाल यही है, चूंकि आपने सियासत का भी जिक्र किया, देखना होगा, आपने यूपी और बिहार का जिक्र किया, इन पर कितना असर होता है। और इस पूरे फैसले को, चूंकि अगर सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये ऐलान किया है, ये फैसला लिया है, तो इसके अपने आप में मोहित बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक जो फीडबैक वाला सिस्टम है कि आखिर चुनाव अगर जीते तो उस पर भी मंथन होता है, और चुनाव अगर हारे उस पर भी मंथन होता है। और जब 2024 का चुनाव में जब सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री तक से रिपोर्ट मांगी गई थी, और उस रिपोर्ट में कई सारी चीजें निकल कर सामने आई थी। उसमें से कुछ पॉइंट इसी आधार पर थे कि कुछ जातियां जो है हमसे अलग हो गई हैं। मोहित, एक बहुत छोटा सवाल है, माफी चाह रही हूँ, आपको रोक रही हूँ। जैसा कि सियासत का भी आपने जिक्र किया, मेरा सवाल बहुत ऐसा है लोगों से जुड़ा हुआ कि क्या इस जातिगत जनगणना के फैसले से सिर्फ सियासी लोगों को फायदा होगा, या वाकई जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका ऐलान किया जा रहा है, इसको कराया जा रहा है कि पिछड़ा तबका जो है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, उसको जो है वो योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, क्या वाकई उस वर्ग का उतना फायदा होगा जितना वो उम्मीद लगा रहा है और जिस उद्देश्य के साथ ये किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर फायदा जरूर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता हैं, जो कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े पदों पर स्थापित किया, उनको आगे बढ़ाया, उनके सामने बड़ा सवाल अक्सर यही होता था कि आखिर आप जो है, जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित वर्ग है, उनकी स्थिति क्या होगी, सरकार में क्या होगी, समाज में क्या होगी। तो उनके पास कई मामलों में जवाब नहीं रहता था। अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, बिहार में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। तो इन लोगों के सामने बड़ा सवाल ये होता था, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता था कि आप जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप
आप पिछड़ों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, आप दलितों को हक नहीं दे रहे हैं। तो उस बात पर वो भले ही कहते थे कि सरकार कराएगी, लेकिन पुख्ता तौर पर वो बात जो है मजबूती से सामने नहीं आ पाती थी। तो ऐसे में जब सरकार ने इसका ऐलान कर दिया तो उन नेताओं का कद अपने आप में बढ़ेगा, उन नेताओं की मजबूती भी बढ़ेगी, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आपकी सुनवाई होगी, भले ही समय लग जाए, भले ही थोड़ा बहुत समय लगे आगे पीछे, लेकिन विपक्ष जो सिर्फ राजनीति कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो काम हम करके दिखाएंगे। तो ऐसे में उन नेताओं को फायदा होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में हैं और जो जातिगत राजनीति करते हैं, जिनकी अपनी अपनी एक जाति की पकड़ है, चाहे फिर वो चिराग पासवान हो, वो अपने समाज का नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो ये तमाम राजनीतिक दल हैं। और एक चीज और जो मुझे दिखाई देती है कि खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी से जब ये जाति के आंकड़े आएंगे, जब जातियों को अपनी अपनी संख्या पता लगेगी, तो ऐसे इस आधार पर कई सारी पार्टियां और स्थानीय पार्टियां बन के उभरेंगी। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी हाँ, और इसमें जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन दल हैं? अपना दल है जो कि पटेलों का वोट उनके साथ है, निषाद पार्टी है, सुहेलदेव राजभर की पार्टी, वहां पर राजभर उनके साथ होते हैं। तो ऐसे में अगर और भी समाज आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत ही होगी। जबकि जो स्थानीय पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन लोगों के पास फिर एक कास्ट का वोट बचेगा, क्योंकि तमाम जातियां यहाँ वहां अपनी अपनी पार्टी बनाकर यहाँ वहां जा सकती हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजिकली मूव के तरीके से इसे देख रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। हालांकि होड़ लेने की भी सियासत हम देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का इस पर ट्वीट भी आ चुका है। नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विपक्ष कह रहा है कि हमने कर दिखाया, चूंकि हमारी लंबी समय से मांग थी, लेकिन सरकार कह रही है कि ये हमने पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया है। असर क्या होगा इस पर रहेगी नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।